और अब वक्त हो गया है 1 मिनट में पूरी विश्लेषण के साथ न्यूज एंड व्यूज का। शुरुआत करते हैं बागेश्वर वाले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर से। बाबा को जान से मारने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी बनाई है और अब तक की खबरों के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स की पहचान भी हो चुकी है। बाबा को चैलेंज मिलने से शुरू हुआ विवाद, अब धमकी मिलने तक आ पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमकी अमर सिंह नाम के आदमी ने दी है। ये धमकी बागेश्वर बाबा के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को फोन पर दी गई। फोन करने वाले ने कहा कि बागेश्वर बाबा की 13वीं की तैयारी कर लो। बाबा के परिवार की बाकी लोगों की भी हत्या की धमकी दी गई। उसकी लंबे समय से बात और मुलाकात दोनों नहीं हो पा रही है, उसके कारण उसने इस तरीके का काम किया है। पर और ज्यादा जांच की आवश्यकता है। हर पहलू पे हम जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये तो बुरी बात है। जान से धमकियां देना, मारने की धमकियां देना एक गलत बात है हमारे देश में। छतरपुर थाने में धमकी से जुड़ा मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बना दी है। साथ ही बाबा की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इस भारत में जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद गए हैं। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना निर्मल बाबा से कर दी है। एक संत और थे जो कहते थे तुमने बिल्ली को खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया। निर्मल बाबा की कृपा की और कृपा होने लगी। तो ऐसे ही अगर सब कृपा हो जाए तो हम तो कहते हैं कि सरकार को देश के सारे मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज सब बंद कर देना चाहिए। अब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल उठते थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी तुलना कर दी है निर्मल बाबा से। निर्मल बाबा ये बताते थे कि कृपा कहाँ अटकी है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ये बताने के लिए फेमस हैं कि कृपा कब होगी। मौर्य का आरोप है कि लोगों से जुड़ी छोटी मोटी जानकारियां इकट्ठी करके धीरेन्द्र शास्त्री खुद को भगवान साबित करना चाहते हैं। देश में अंधविश्वास, पाखंड को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। आज तक कोई ऐसा ज्ञानी नहीं को अपना भविष्य बता दे, दूसरों का भविष्य क्या बता देंगे। बीजेपी पहले ही बाबा के समर्थन में खड़ी है, लेकिन अब विरोधी दलों के कूदने के बाद मामला और गर्म हो गया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा तो सुनाते ही हैं, कथा के बीच में वो कॉमेडी भी खूब करते हैं। बाबा के ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लाल भी हाथ बढ़ा के बोला था, हाथ मिला मैं तोर बहिनी के डौका। बाबा के ये मजाकिया अंदाज उनके कार्यक्रमों के दौरान अक्सर देखने को मिलता है। वो भक्तों की समस्याओं का समाधान तो करते ही हैं, बीच बीच में हंसाते भी रहते हैं। कहो बेटा रामायण पढ़ लो। अरे हमें नींद आ रही गुरुजी, सुबह से सिर दर्द करेगा न कटा। रामायण पढ़ने में मूड दर्द होवे, सिर पिरावे, गंदी बातें करवे में ना मूड पिरावे। सो तो आंखें मीड मीड, हेलो सो गई का। यही नहीं, बाबा सनातन का झंडा बुलंद करने के साथ साथ देश विदेश की तुलना भी मजाकिया अंदाज में करते हैं। आज तुम चाइना में पैदा हुए होते तो चिंग चोंग कर रहे होते। 7 महीने पहले बाबा जब लंदन गए थे तो वहाँ एक महिला अपनी शादी की अर्जी लेकर आई थी। बड़बोले स्वभाव की महिला की भी बाबा ने चुटकी ले ली थी। बहन शादी के बाद इतना मत बोलना। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जितने फेमस है, उतनी शायरी भी उतनी ही वायरल है। बाबा का शायर अवतार भी श्रद्धालुओं को खूब भाता है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। बाबा का सिर्फ अंदाज ही नहीं, अंदाज़े बयां भी अनोखा है। बाबा के इस रंग के भी लोग मुरीद हैं। बाबा अपने कार्यक्रमों में हनुमान कथा तो वाचते ही हैं, इश्क मोहब्बत की शायरियां भी सुनाते हैं। इरादे इश्क इस तरह से आना तू मुसाफिर, ये वो महफिल जिसमें आया तो जाता है पर जाया नहीं जाता। महफिल तो महफिल है, भले ही सनातन और हनुमान के नाम पर जुटे, बाबा किसी न किसी तरह उसमें अपनी शायरी ले ही आते हैं। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, मैंने माना कि मोहब्बत
बुरी नहीं है, लेकिन माँ बाप से ज्यादा जरूरी भी नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाबा की ऐसी शायरियों से भरा पड़ा है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक उनके फॉलोवर्स ऐसी शायरियों को खूब शेयर करते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देश के साथ साथ विदेशों में भी सजता है, लेकिन बाबा का हाथ अंग्रेजी में थोड़ा तंग है। ऐसे में फिर बाबा आखिर करते क्या हैं, ये भी देख लीजिए। आओ ना, प्लीज कम हियर माय डियर। काम चलाऊ अंग्रेजी बोलकर बाबा अपने भक्तों को हंसाने में भी बेहद माहिर है। ऐसा ही एक वाकया तब आया जब धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में 2 पुलिस वाले आए। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। अंग्रेजी देश तो टूटी फूटी अंग्रेजी में ही भक्ति संदेश देने में बाबा माहिर है। ओनली हनुमान इज ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऑन दिस यूनिवर्स। ओनली यस। ओ पासवर्ड, यस पासवर्ड रॉन्ग। धीरेन्द्र शास्त्री जब लंदन से लौटे तब भी उन्होंने इस वाक़े का जिक्र अपने ही अंदाज में किया। अब तो हम अंग्रेजी भी भयंकर सीख आए हैं। अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेगी अगर जिंदा होगी तो, अगर वो सुनेगी। और बाबा की अंग्रेजी तो आपने देख ली। देखिए, यूपी में भी पहली बार सजेगा बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। संगम किनारे आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं बाबा। भारत के संतों, ब्राह्मणों, गुरुओं, भक्तों, अब जग जाओ। बाबा की लोकप्रियता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा यूपी में भी बढ़ गई है। रायपुर से कार्यक्रम करके बागेश्वर धाम लौटे बाबा का दरबार अब संगम नगरी प्रयागराज में सजेगा। तारीख 2 फरवरी तय की गई है। किसी भी नए शहर में बाबा का दरबार 2 से 7 दिन का होता है, लेकिन प्रयागराज में उनका कार्यक्रम इस बार सिर्फ 4 घंटे का ही होगा। शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील के कुंवरपट्टी गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार तैयार हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल होंगे। मेजा इलाके का चर्चित डीजीएस परिवार हर साल मां शीतला कृपा महोत्सव का आयोजन कराता है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। आसपास के जिलों से भी लोगों के आने की उम्मीद है। खबर है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम किनारे आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन माघ मेले का कार्यक्रम अभी तय नहीं है। देखिए, बागेश्वर धाम में रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों के लिए खास कलर कोड दिया गया है। क्या है बागेश्वर धाम के रंगों का ये कोड, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर धाम में जो श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर आते हैं, उनके हाथ में लाल, काले या पीले रंग के कपड़े में लिपटा एक नारियल जरूर होता है। इस नारियल को भक्त धाम के भीतर एक तय जगह पर बांधते हैं, फिर आगे अपनी अर्जी लेकर राम भक्त हनुमान के दर पर माथा टेकते हैं और उनसे समाधान मांगते हैं। इस मंदिर में खास बात यही है कि हजारों श्रद्धालु आते तो हैं, मगर अपनी मन्नत लेके आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं, और मनोकामना को एक खास नाम दिया जाता है, अर्जी लगाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जगह जगह छोटे छोटे ये कपड़े बंधे हुए हैं। ये जो इन कपड़ों में लोगों ने अपनी अर्जी लगाई हुई है। दीपेन भाई बताइए, ये अर्जी किस तरीके से लगाई जाती है? अलग अलग रंग के कपड़े क्यों? जी, ऐसा है जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं तो पहले अपनी पेशी के लिए अपन को आवेदन देना होता है। ऐसे ही इसको आवेदन आप समझ लीजिए कि बालाजी सरकार को आप जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी हमारी ये अर्जी है और हमें ये पूर्ण करो। अंदर कुछ कागज रखे हैं, लिखा हुआ है? बालाजी को लिखने की क्या आवश्यकता है, केवल एक नारियल है और कपड़ा है। और अब बात बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सनातन प्रण की। बार बार बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और अब उनके इस मिशन को समर्थन भी मिलने लगा है। कार में सवार होकर रायपुर से एमपी के छतरपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर का स्वागत भक्तों ने कुछ इसी अंदाज में किया। भक्तों की भीड़ ऐसी थी कि कंट्रोल करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। बाबा बागेश्वर ने रायपुर में ही दिव्य मंच से हिंदू राष्ट्र की जो बात उठाई थी, उसे छतरपुर पहुंचने के बाद भी डंके की चोट पर दोहरा दिया और लगे हाथ ये भी जोड़ दिया कि ये मांग न तो अतार्किक है न असंवैधानिक। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये मानवीय कहाँ से हो गया?
ये अनलॉजिकली कहाँ से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहाँ से हो गया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पे चले। हिंदू राष्ट्र की थियरी को पहला समर्थन रूबी आसिफ खान ने दिया है, जो अपने घर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद सुर्खियों में आई थी। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, तो कोई गलत नहीं कर रहे, अच्छी बात है। हमारे जो मुल्ला मौलवी हैं वो नहीं करते कुछ, वो भी सब कुछ करते हैं चमकने के लिए, क्या नहीं करते। मैं उनके साथ हूँ, पूरी तरह समर्थन मेरा मतलब उनके साथ है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो और अच्छी बात है। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ इमारत हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। सपा विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश गिरफ्तार किया गया है। बिल्डिंग में पार्टनर है नवाजिश। मेरठ से नवाजिश की गिरफ्तारी हुई है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कल लखनऊ में हजरतगंज में रिहायशी इमारत गिर गई थी। 13 फ्लैट्स थे इस बिल्डिंग में और अब से कुछ देर पहले तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव का काम जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश, उसे गिरफ्तार किया गया है। बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि नवाजिश पार्टनर था और इसी आगे की जांच के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। कल बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम चल रहा था, बेसमेंट में ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसके बाद अचानक पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 8 परिवार उस बिल्डिंग में मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हजरतगंज के रिहायशी इलाके की एक घटना है जहां पर 10 से 12 साल पुरानी बताई जा रही है इमारत, और अचानक ये पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। 14 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। और इसी कड़ी में सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एंड व्यूज में एक बार फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर संत समाज में भी मतभेद आ गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चमत्कारों पर सवाल उठाए तो बचाव में रामभद्राचार्य आ गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवाद ने संत समाज के भीतर हलचल पैदा कर दी है। एक धड़ा पक्ष में खड़ा है तो दूसरा विरोध में। एक शक्तियों को सच बता रहा है तो दूसरा ढोंग। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य अब भी अपने शिष्य के पक्ष में खड़े हैं। अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या करिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है ना। उनका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। देखिए, सब कुछ संभव है भगवान की कृपा पर। शंकराचार्य परिषद भी खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से सनातन धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई अशास्त्रीय काम नहीं कर रहे हैं, शास्त्र का काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चमत्कार दिखाना और ये करना, यह तो सामान्य मेंटलिज्म का काम है। तो ये सब एक षड्यंत्र है और यह आज से नहीं, देवासुर संग्राम सदियों से चलता रहा है, वो चलता रहेगा। संतों के समर्थन के मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का पाला अब तक भारी है, क्योंकि विरोध करने वाले कम और समर्थन में ज्यादा लोग खड़े दिख रहे हैं। बाबा की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के पार्षदों ने बाबा के जयकारे लगा दिए। मौका दिल्ली के मेयर के चुनाव का था। पार्षदों की भीड़ दिल्ली नगर निगम सदन में जुटी थी। चुने हुए कुछ पार्षदों को शपथ संविधान की लेनी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब शपथ के बाद बीजेपी पार्षद बागेश्वर धाम की जय जयकार करने लगे। और ऐसा करने वालों में शामिल थे 2 चेहरे। एक है रामकिशोर शर्मा, जो शकरपुर के वार्ड से पार्षद हैं, तो दूसरे हैं सभापुर वार्ड नंबर 250 से पार्षद ब्रजेश सिंह। मंगलवार को इन दोनों ही बीजेपी पार्षदों ने सिविक सेंटर में अपनी शपथ के आखिर में बागेश्वर धाम की जय के नारे लगाए। जब पूछा गया कि अचानक बागेश्वर धाम से इस लगाव की वजह क्या है, तो सुनिए क्या जवाब मिला। आस्था का प्रश्न है, और जो इस देश में सनातन धर्म की रक्षा करेगा, हिंदुत्व की रक्षा करेगा, मैं उसका जयकारा लगाऊंगा। मुझे गर्व है बागेश्वर धाम की जय करने पर। सिर्फ बाबा बागेश्वर की ही नहीं, बल्कि सदन में केजरीवाल के खिलाफ और पीएम मोदी के समर्थन में भी बीजेपी पार्षदों ने नारे लगाए। और बागेश्वर वाले बाबा को धमकी देने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। धमकी देने वाला एमपी के बाहर का बताया जा रहा है और इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा को धमकी देने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि मध्य प्रदेश के बाहर का आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने लाहौर में उनके घर से उनको गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। फवाद ने सरकार पर इमरान की गिरफ्तारी की साजिश का आरोप लगाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरान के खिलाफ साजिश रच रहे थे फवाद। पाक में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी गिरफ्तार किए गए हैं। सार्वजनिक रूप से सरकार की निंदा भी की थी उन्होंने। लाहौर में घर से हुई फवाद की गिरफ्तारी। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लाहौर में उनके घर से उनको गिरफ्तार किया है और थोड़ी ही देर में कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ा सियासी बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पीटीआई नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ ही देर बाद पेश किया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, तहरीक इंसाफ ने कई शहरों में प्रदर्शन की धमकी भी दी है और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने बड़े दावे किए हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, ये भी दावा पीटीआई की तरफ से किया गया है। हर खबर पर अपडेट आपको आगे पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका, न्यूज एंड व्यूज देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते 14 महीनों में चौथी बार पैरोल पर राम रहीम बाहर आए हैं और आते ही कुछ ऐसा कर दिया कि राम रहीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हत्या और बलात्कार का गुनहगार वैसे तो साल 2017 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन पैरोल मिली नहीं कि तलवार से केक काटकर जश्न मनाने लगा। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर है। शनिवार को जेल से छूटने के बाद वो बागपत में अपने आश्रम पहुंचा था। वहीं उसने तलवार से केक काटकर रिहाई का जश्न मनाया। पैरोल पर छूटे किसी भी कैदी के लिए हथियार का प्रदर्शन गैर कानूनी है, लेकिन राम रहीम ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। इस दौरान उसने 5 घंटे का ऑनलाइन सत्संग भी किया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम के ओएसडी कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने राम रहीम का आशीर्वाद भी लिया। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का जवाब भी आ गया। एक प्रोसेस है कि भी आप कोई भी सजा याफ्ता है वो अपने एक सिस्टम के हिसाब से पैरोल के लिए दरखास्त लगा सकता है। उसके आचरण के बारे में कमेटी है, सारा प्रशासन है, उसको देखना पड़ता है। वो उसमें देखता है और उसमें अगर ठीक उचित आता है उसको मिल जाती है। यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध तेज होता जा रहा है। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के आक्रामक रवैये को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी एक्शन ले सकती है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध तेज होता जा रहा है। बहराइच में रामचरितमानस प्रचार सेवा समिति ने मौर्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, जबकि लखनऊ में हनुमान मंदिर के बाहर मौर्य के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले पोस्टर लगाए गए। विरोध और आक्रोश के बीच ना तो अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान पर माफी मांगी है, न ही पार्टी ने कोई एक्शन लिया है। बीजेपी के साथ साथ AIMIM भी एसपी पर अटैक मोड में है। श्री अखिलेश यादव जी से सीधे इस पर तो पर्दे के पीछे से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भ्रमित करने की जगह स्पष्टता से अपनी बात बतावें कि उनका इस पर क्या मत है। बिल्कुल गलत है, अपमानक है, निंदनीय, इनको तुरंत जेल आदि देना चाहिए। रामचरितमानस पर आस्था रखने वाले उन तमाम हिंदू भाइयों से, उन तमाम मुस्लिम भाइयों से, उन तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए जो जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाजवादी पार्टी के किस नेता ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन और विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने फिर क्या कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, देखिए। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मचे बवाल पर समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल की सोच ही रही थी कि पार्टी के एक और नेता ने विवाद बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग कर दी। रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, हम लोगों का ये है, सरकार से अनुरोध है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को हटा दिया जाए या फिर पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और कई बार विवादित टिप्पणी से हंगामा खड़ा कर चुके मौलाना तौकीर रजा ने भी विवाद की आग में घी डाल दिया।
शूद्र गंवार पीटे जा रहे हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं और महिलाओं को उठाया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं या मोहन भागवत जी दे सकते हैं। क्या नीतीश की जगह तेजस्वी बिहार के सीएम बनने वाले हैं? क्या इसको लेकर जेडीयू और आरजेडी में कोई डील हुई है? इन सवालों पर सीनियर जेडीयू लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर पहले जननायक और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। फिर सूबे की सियासत में बवाल मचाने वाले बयान देने शुरू कर दिए। गठबंधन बनाते समय डील हुआ है, नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। मीडिया के सामने उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही सरकार की पोल खोलने लगे। वो नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी के सीएम बनने की थ्योरी पर भी मुहर लगा रहे थे, लेकिन नीतीश के खिलाफ कुछ भी कहने से बच भी रहे थे। यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर हर सवाल का क्लियर जवाब मांगा है, लेकिन जेडीयू ने कुशवाहा को पोस्टर और मीटिंग से लगभग बाहर करके संकेत दे दिए हैं। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की कथित डील पर मुंह खोला तो महागठबंधन के नेता बचाव करने के लिए आगे आ गए और अटैक का मौका मिला बीजेपी को, जो अतीत में नीतीश कुमार के साथ बड़ा सियासी खेल कर चुके हैं। वो भी उपेंद्र कुशवाहा को ज्ञान दे रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमजोर करना चाहेगा वही कमजोर हो जाएगा। अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी तो उनकी बात है। वहीं आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार पर बड़ा बयान आया है। सियासत की समझ रखने वालों के लिए इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। 2025 तक नीतीश सीएम बने रहेंगे महागठबंधन। हम कह रहे हैं कि इन सारे चीजों के लिए अधिकृत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी हैं। भविष्यवक्ता हम नहीं हैं, अभी चल रही है, भविष्य में क्या होगा ये हम कैसे बोल सकते हैं। कथित डील की खबरों के बीच बीजेपी दो विरोधियों में खाई को चौड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इंतजार कीजिए लालू यादव के लौट कर आने का। जो डील हुआ है, अगर उस डील के अनुसार नीतीश कुमार ने काम नहीं किया तो उनको मुख्यमंत्री की गद्दी भी उनको छोड़नी पड़ सकती है। पाकिस्तान से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। फवाद ने सरकार पर इमरान की गिरफ्तारी की साजिश का आरोप लगाया था। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, जमान पार्क के बाहर तकरीर भी की थी फवाद चौधरी ने, सीधा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर निशाना साधा था। 2 हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने वारंट भी जारी किया था। किस मद में गिरफ्तारी हुई है? क्या असद उमर की भी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल आदर्श, निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए ये बड़ा संकट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ जहां आर्थिक संकट चल रहा है वहां सियासी घमासान भी लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी एक नया कन्फ्रंटेशन का मोर्चा है और आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो लगातार पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को लेकर निशाना बना रही है। फवाद चौधरी का हाल ही में जो बयान सामने आया था, उसके बाद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से जो कंप्लेंट दाखिल की गई, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया है फवाद चौधरी को। कुछ देर बाद उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये जो सारा ड्रामा था ये देर रात तक चलता रहा, क्योंकि अफवाह इस बात को लेकर भी उड़ी थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। और आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें सामने आई हैं बनीगला के अंदर, और तमाम पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं वो वहां जुटे थे और शहबाज गिल की भी गिरफ्तारी हुई थी। यहां तक कि इमरान खान को माफी मांगनी पड़ी थी जब उन्होंने इस्लामाबाद की जो एसडीएम है उनको लेके जो टिप्पणियां की थी उन्होंने, और उसके बाद जो पुलिस और आर्मी को लेके जो टिप्पणियां की थी। लगातार इमरान और उनकी पार्टी, उनके तमाम नेता जो हैं वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, खासतौर पर पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक लड़ाई है आदर्श,
ये लड़ाई जो है वो फिलहाल इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई के अंदर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान में गहरा आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ इस तरीके का जो पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि इमरान खान ने जैसे पूरी यात्रा निकाली थी, मार्च निकाला था, उसके अंदर उन्हें गोली भी लगी थी। लगातार कन्फ्रंटेशन का एक के बाद एक नया मोर्चा खुल रहा है और ये जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है, इससे उम्मीद की जा रही है, इससे आशंका जताई जा रही है कि ये कन्फ्रंटेशन बिल्कुल प्रणय, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर मोर्चा खुल रहा है। सियासत में कोई भी हो, जंग किसी के बीच भी लड़ी जा रही हो, लेकिन हार तो यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम की ही हो रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम की तो मुश्किलें निश्चित रूप से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन यह बात जरूर साफ है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है, चाहे वो जो असेंबलियों को डिसॉल्व करने का मामला हो, जिस तरीके से इमरान खान सरकार से और सत्ता से बाहर हुए, उसके बाद से वो सड़क पर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तमाम नेता जो हैं वो सरकार और इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार के लिए तो ये चुनौती है ही, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है पाकिस्तान के लिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा या टाइमलाइन सही रहती है तो भी जुलाई के अंदर, यानी अब से 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होना है। ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी के ऊपर, उसकी साख के ऊपर सवाल उठता है, इस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है फवाद चौधरी का वो बयान आपको ध्यान होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीधे सीधे हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग और उनके परिवार वाले भी ये समझ लें कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो यह जाहिर तौर पर ये सीधे सीधे थ्रेट के तौर पर देखा गया। बाकायदा पुलिस FIR दर्ज की गई और उसके बाद आज सुबह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस ने इसकी तस्दीक जरूर की है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहां ले जाया गया है, कहां रखा गया है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी एक चुनौती हो सकती है पाकिस्तान और खासतौर पर इस्लामाबाद पुलिस के लिए। जी बिल्कुल प्रणय, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और जाहिर तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, अर्थव्यवस्था बदहाल है, वहां खाने के लाले लोगों के सामने पड़े हुए हैं और ऐसे में ये राजनीतिक संकट भी बना हुआ है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने लाहौर में उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया और थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करने की भी तैयारी है। फवाद ने सरकार पर इमरान की गिरफ्तारी की साजिश का आरोप लगाया था और लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब उन्हें पेश किया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में तैयारी है कोर्ट में पेश करने की फवाद चौधरी को। आगे बढ़ते हैं न्यूज एंड व्यूज में। देखिए, अंटार्कटिका से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आई है। लंदन जितना बड़ा बर्फ का विशालकाय टुकड़ा 2 हिस्सों में बंट गया है। जिसने भी इस मंजर को देखा उसका कलेजा कांप उठा। जहां तक नजर गई, दूर दूर तक सिर्फ बर्फीली दरार नजर आई। एंटार्कटिका के इस आइसबर्ग में 4 साल पहले से दरारें आ रही थी। वक्त के साथ ये दरारें और बढ़ती चली गई, लेकिन इन दरारों को स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का कहना था कि 150 मीटर मोटी बर्फ में फाइनल क्रैक रविवार को आया। इस डेवलपमेंट की जानकारी सबसे पहले अंटार्कटिका में मौजूद ब्रिटिश एंटार्कटिक सर्वे की तरफ से दी गई। बताया गया कि 1550 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला ये आइसबर्ग एक रिसर्च स्टेशन के पास टूट गया। इसी आइसबर्ग को ग्रेटर लंदन जितना बड़ा बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आइसबर्ग में आई दरार कैल्विंग नाम के एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। इसे फिलहाल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, जिसमें आर्कटिक और अंटार्कटिका के हिस्से तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ब्रिटेन का हैले 6 रिसर्च स्टेशन लगातार आइसबर्ग वाली एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। मौसम के अटैक से कई यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा हुआ है। इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया जैसे कई इलाके अचानक बर्फ में दबे नजर आए। बर्फीले तूफान में सब कुछ जमा दिया। स्लोवानिया का हाल सबसे बुरा था। बर्फीले तूफान की वजह से कई घरों की छतें उड़ गई, ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। जब तूफान शांत हुआ तब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ के थपेड़े नजर आए। हालात ये थे कि अलग अलग इलाकों में दर्जनों एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए। एक के बाद एक गाड़ियों की लाइन नजर आई। स्लोवानिया की राजधानी में जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे। कई इलाकों की पावर सप्लाई ठप हो चुकी थी। अथॉरिटीज ने एडवाइजरी जारी कर दी कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। इस अनप्रेसिडेंटेड स्नो अटैक का असर ये भी हुआ कि स्लोवानिया का एक बहुत अहम हाईवे कई जगह ब्लॉक हो गया। ये हाईवे स्लोवानिया की कैपिटल को एड्रियाटिक कोस्टलाइन से जोड़ता है। इस बीच इटली के कई इलाके इस एक्सट्रीम वेदर की चपेट में आ चुके हैं। स्नोफॉल के साथ फ्रीजिंग कंडीशंस ने लेमार्च और एमिलिया रोमागाना जैसे इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ तो ऑरेंज अलर्ट तक जारी करना पड़ा, जिसका मतलब बिगड़ते मौसम के चलते लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया में भी बर्फीले तूफान का असर दिखाई दिया।
और अब देखिए चीन पर कोरोना से जुड़ा हुआ सनसनीखेज खुलासा। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से कहा गया है कि 13 से 19 जनवरी के बीच चीन में कोरोना की वजह से 12,658 लोगों की मौत हुई। सोचिए, यह आंकड़ा सिर्फ उन मौतों का है जो अस्पतालों में हुई। घरों में कोरोना मरीजों की मौत वाला फिगर इसमें शामिल नहीं है। इससे पहले चीन की सरकार ने ही बताया था कि 35 दिन में करीब 60,000 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई थी। यह हाल तब है जब चीन में लूनर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। चीन में लाखों करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं और उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। शायद यही वजह है कि चीन के टॉप एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी दौरान महामारी का नया दौर शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि चीन के 80% यानी करीब 110 करोड़ जनता कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। यानी आगे जिस तरह की आशंका जताई जा रही है, किसी नए खतरे की बात कही जा रही है, वो आशंका फिलहाल दिखाई नहीं देती। कोरोना के कोहराम के बीच चीन में न्यू ईयर का जश्न भी जोर शोर से मनाया जा रहा है, जिसे एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। खतरे के बीच चीन में जश्न की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, आप भी देखिए। स्याह अंधेरी रात में नदी की नीली लहरों पर ये ड्रैगन का स्नेक वॉक है। वायरस विस्फोट के बीच चीन में लूनर न्यू ईयर की धूम है। भले ही मुल्क में लाशों के अंबार लगे हो, लेकिन चीन महामारी के बीच पूरे जोश के साथ लूनर न्यू ईयर मना रहा है। चीन के शान और शौकत की मनमोहक तस्वीरें यांगशाओ के यूलोंग रिवर से आई। नदी की लहरों पर गोल्डन ड्रैगन परेड करते दिखा। एक साथ कई बोट्स नदी में उतरी। बोट्स एक दूसरे के पीछे चल रही थी। मंजर ऐसा था मानो नदी की लहरों पर ड्रैगन तैर रहा हो। सबसे आगे वाली बोट पर ड्रैगन का धड़ बनाया गया था, जबकि सबसे पीछे दिख रही बोट पूंछ की तरह नजर आ रही थी। हर बोट की छत गोल्डन कलर की थी, जो रोशनी में सोने की तरह लग रही थी। ड्रैगन की ये गोल्डन परेड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और इसी के साथ न्यूज एंड व्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।